टिकट टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेल और तिलहन मार्केट में की। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कि पिछले 4 सप्ताह से यानी कि 2022 की जब से शुरुआत हुई तब से तेल तिलहन में लगातार तेजी आगे बढ़ रही है। इसलिए आज बड़ा प्रश्न सबके मन में है कि ये तेल तिलहन मार्केट की तेजी कितनी लंबी चलेगी। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि पिछले 4 सप्ताह में हमारे देश में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तेल तिलहन में कितनी तेजी हुई। तो सोयाबीन जो कि सबसे बड़ा तिलहन हमारे विश्व में है, सोयाबीन का जो प्राइस है, जो ब्राज़ील का बेंचमार्क जो है CAFE रोटरडम ब्राज़ील, जो प्राइस है वो पिछले सप्ताह में 2.4% बढ़ा था और पिछले 4 सप्ताह में अगर बात की जाए तो 9.3% की बढ़ोतरी हमको देखने को लगातार प्राइस है वो ऊपर जा रहे हैं। सोयाबीन USA ये जो CIF रोटरडम के प्राइस है वो भी पिछले सप्ताह में 3.1% बढ़ा था और पिछले 4 सप्ताह में अगर बात की जाए तो वो भी 6.8% की उसमें भी बढ़ोतरी हमको देखने को मिले। सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना का जो प्राइस है वो पिछले सप्ताह में थोड़ी उसमें गिरावट देखने को मिली। वो ही एक ऑप्शन है कि उसमें प्राइस थोड़ा घटा था। 0.7% उसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन पिछले 4 सप्ताह में अगर बात देखी जाए तो FOB अर्जेंटीना सोयाबीन ऑयल का जो प्राइस है वो 8.23% उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। सन ऑयल ब्लैक सी का जो FOB प्राइस है वो पिछले सप्ताह में 1.1% उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली और पिछले 4 सप्ताह में अगर देखा जाए तो उसमें 1.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। सनफ्लावर का जो प्रोडक्शन है वो रशिया, कजाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना और USA सभी में पिछले साल के मुकाबले इस साल अच्छा हुआ है। तो उसमें जो प्राइस है वो अदर ऑयल के मुकाबले कम बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी तेजी का जो लीडर है वो पाम ऑयल है। पाम ऑयल इंडोनेशिया की अगर बात की जाए, FOB प्राइस जो है वो पिछले सप्ताह 2.1% उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन पिछले 4 सप्ताह में उसमें 8.95% हमें तेजी देखने को मिली। कनोला ऑयल जो पिछले सप्ताह तक ये थोड़ा गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जो प्रीवियस जो सप्ताह है उसमें जो है उसमें 5.5% की तेजी देखने को मिली और पिछले 4 सप्ताह में कनोला ऑयल में 10.89% की तेजी हमको देखने को मिली है। मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर जो है पूरे एडिबल तेल तिलहन मार्केट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा बेंचमार्क है कि किस तरह से तेजी आगे बढ़ रही है, वो हम मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर से हम देख सकते हैं। मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर में पिछले सप्ताह में जो बात करें तो 306 रिंगिट की तेजी हुई थी और पिछले 4 सप्ताह में अगर बात करें तो उसमें 931 रिंगिट की तेजी को हमने देखने को मिली। करीबन अगर देखा जाए तो 20% की तेजी है वो पाम ऑयल फ्यूचर में पिछले 4 सप्ताह में देखिए, जो रिकॉर्ड ब्रेक मानी जा सकती है। 4 सप्ताह में 20% की तेजी हमको देखने को मिली। इतनी तेजी पहले कभी इतनी तेज और तीव्र तेजी हमने पहली बार देखी है। पाम का जो लीडर है उसके पीछे शिकागो सोया तेल है जो फ्यूचर है उसमें को तेजी में मिले। पिछले सप्ताह इसमें 2.27% में तेजी देखने को मिले। पिछले 4 सप्ताह में देखा जाए तो करीबन 16% यानी कि 15.93% तेजी दिखने को मिली है। और सोयाबीन फ्यूचर जो शिकागो का है उसमें पिछले सप्ताह में देखा जाए तो 0.56% की तेजी मिली और पिछले 4 सप्ताह में अगर देखा जाए तो करीबन 10% यानी कि 9.78% तेजी पिछले 4 सप्ताह में देखने को मिली। ये जो लगातार तेजी आगे बढ़ रही है उसके पीछे कौन से कारण है वो जिम्मेदार है और आगे मार्केट में कौन से नए कारण आने वाले हैं कि उसकी तेजी को बढ़ावा दे सकते हैं,
उसकी हम बात करेंगे। सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है। पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि इंडोनेशिया के जो कुकिंग ऑयल के प्राइस है वो पिछले 6 महीने में 18% बढ़ गए। इसलिए उसके जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इंडोनेशिया ने गवर्नमेंट ने काफ़ी कड़क नियम बनाए, और ये जो नियम बनाए उसमें पाम ऑयल एक्सपोर्टर है उनको पिछले 6 महीने का जो भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया है और अगले 6 महीने का उसको प्लान भी एक्सपोर्ट करने से पहले देना है। और अभी जो पिछले सप्ताह एक जो नया जो रूल बनाया है कि 20% सभी एक्सपोर्टरों को 20% पाम ऑयल है वो लोकल यूज़ के लिए देना पड़ेगा। ये एक नया रूल इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है। उसके सिवा अगर बात करें तो जो इंडोनेशिया पाम ऑयल की जो फरवरी महीने के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है सीपीओ की, वो करीबन सेम रखी है इन लोगों ने। $200 प्रति टन जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो रखी है, और $175 जो है वो एक्सपोर्ट लेवी वो जनवरी में थी वैसे ही फरवरी में। लेकिन ये एक्सपोर्ट के लिए जो रेफरेंस प्राइस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जनवरी के लिए जो $1307.76 का जो प्राइस था प्रति टन वो बढ़ के हो गया है $1314.78 प्रति टन का हुआ, यानी कि $7 की उसमें बढ़ोतरी हुई है। और इंडोनेशिया पिछले 3 साल से अगर देखा जाए तो एक ही उनका लक्ष्य है कि जो पाम ऑयल प्रोडक्शन है उनमें से बायोडीजल बना के उसका यूज़ है वो व्हीकल में फ्यूल के साथ किया जाए और इंडस्ट्री में इसका यूज़ भी ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए। तो अभी जो चल रहा है इंडोनेशिया में जो भी पाम ऑयल से बायोडीजल बन रहा है उसमें से 30% उनको फ्यूल में मैंडेटरी यूज़ करना है, इंडस्ट्री में भी यूज़ करना है। अभी फरवरी महीने के एंड से इंडोनेशिया ये 30% जो मैंडेटरी यूज़ है उसको 40% बढ़ने के लिए ट्रायल शुरू करने वाले हैं। तो पाम ऑयल है वो लगातार उसमें से बायोडीजल बन रहा है, जो खाने के लिए जो यूज़ है वो कम होता जा रहा है और उसमें से फ्यूल बन रहा है, यानी कि क्रूड के सामने अगर देखा जाए तो पाम बेस्ड बायोडीजल का यूज़ है वो लगातार आगे बढ़ेगा। और यही बात ये है कि तेल तिलहन मार्केट में आगे हमको लंबी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी बात करें तो इंडोनेशिया ने जो लास्ट वीक में पाम से गैसोलीन बनाने का एक ट्रायल किया था, जो पिछले वर्ष में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल से जेट फ्यूल बनाने का भी एक ट्रायल किया था, वो सक्सेसफुली हुआ था। और इस बार पाम ऑयल से गैसोलीन कैसे बन सकता है उनका भी ट्रायल किया। तो लगातार नए नए प्रयोग इंडोनेशिया की गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कि जो पाम ऑयल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल यूज़ हो और खाने के लिए यूज़ हो, उसके साथ साथ फ्यूल के लिए भी पाम का यूज़ हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा पाम ऑयल का प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर भी है। तो लेकिन उनको अगर प्राइस नहीं मिलता है तो उनको लोकल यूज़ करके क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट है वो कम करके उसकी जगह पर पाम ऑयल का यूज़ करें। अगर 2021 में बात करें तो पिछले 3-4 वर्ष से जो इंडोनेशिया कोशिश कर रहा है उसका परिणाम ये हुआ, 2021 में जो भी इंडोनेशिया का पाम ऑयल का प्रोडक्शन हुआ उनमें से 38% जो है वो बायोफ्यूल बनाने में पाम ऑयल का यूज़ हुआ। हम 2 सप्ताह से बात कर रहे हैं कि जो साउथ अमेरिकन ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे और बोलिविया जो 5 कंट्री में सोयाबीन की क्रॉप जो खड़ी है उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो उसके पैदावार के जो अनुमान आ रहे हैं वो लगातार घट रहे हैं। पिछले सप्ताह जो हुआ था उसमें एक बात आगे निकल कर आई है कि ये जो साउथ अमेरिकन जो 5 देश है उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो करीबन 95 लाख से 1 करोड़ टन पिछले साल के मुकाबले कम आएगा। तो सोया ऑयल का जो सिचुएशन है वो लगातार टाइट होता जा रहा है। उनकी सप्लाई जो है वो सिचुएशन आगे जाके हमें और ज़्यादा टाइट दिखने को मिल सकती है।
तो ये साउथ अमेरिकन सोयाबीन की जो बात है, ये भी एक तेज़ी की रुझान दे रही है। मलेशिया का पाम ऑयल का ट्रेड अगर देखा जाए, उसका जो ट्रेंड है उसको हम देखा जाए, तो ये एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो प्लांटेशन कंपनी सैम डर्बी है, उनके पर यूएस की जो एक कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की जो एक एजेंसी है, उनका एक आया है, रूल आया है कि ये जो कंपनी है अपने वर्कर, जो माइग्रेट वर्कर है, उनका थोड़ा उसको परेशान हो रहे ये कंपनी थ्रू, इसलिए जो सैम डर्बी का पाम ऑयल है उसके पर अमेरिका का बैन आगे भी आ सकता है, लेकिन ये बात अभी हुई है। मलेशियन पाम ऑयल का एक्सपोर्ट हम अगर देखा जाए तो जनवरी से शुरू से अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट घट रहा है, लेकिन आगे जाके एक्सपोर्ट बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में रमज़ान के त्यौहार होने वाले हैं। अभी चाइना में कल से शुरू हो रहा है, लूनार न्यू ईयर का त्यौहार शुरू हो रहा है, तो उनमें भी जो भी यूज़ होगा, उनके पास उसकी पाइपलाइन खाली होगी, तो वहाँ भी चाइना का जो इंपोर्ट है पाम ऑयल का वो भी बढ़ सकता है, और मिडल ईस्ट कंट्री का जो इंपोर्ट है रमज़ान के लिए, ये भी फरवरी और मार्च में ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जनवरी की अगर बात करें तो शुरुआत से अगर देखा जाए तो पाम ऑयल की एक्सपोर्ट घट रही है। आज 1 से 31 जनवरी के जो डेटा आए हैं, दूसरे डेटा नहीं है, एमस्पेक जो कार्गो सर्वर है उनके डेटा आए हैं, उनमें 25.91% पाम ऑयल की एक्सपोर्ट घटी है। लेकिन शुरुआत में जैसे 40% के ऊपर पाम ऑयल की एक्सपोर्ट घटी थी, वो महीने के अंत में अगर देखा जाए तो वो थोड़ी कम हुई है। यूएस सोयाबीन मार्केट का ट्रेंड जो हो रहा है, तो अमेरिका के फार्मर जो है वो मार्च महीने से सोयाबीन, कॉर्न और जो उसकी अगर समर क्रॉप है उसका सोइंग चालू करेंगे, तो उसके अनुमान भी आ रहे हैं। सोयाबीन का सोइंग और कॉर्न का सोइंग, दोनों का सोइंग है वो इस बार बढ़ोतरी होने की संभावना है। जो मक्का का सोइंग है वो ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन सोयाबीन का सोइंग भी है वो पिछले साल के कम नहीं होगा, थोड़ी बढ़ोतरी होगी। जो नया जो एस्टीमेट आया है वो 870 लाख एकड़ में सोयाबीन का सोइंग होगा, जो पिछले साल जो हुआ था वो 863 लाख एकड़ में हुआ था। सोयाबीन की जो क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन है जो अभी तक जो हुई है, उसमें 347.52 लाख टन की एक्सपोर्ट अभी तक इसी सीजन में हुई है। अगस्त से जो नया सीजन शुरू हुआ, वहाँ से अगर देखा जाए तो 20 जनवरी तक इतनी एक्सपोर्ट यूएस की हुए, लेकिन वो पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो 23.7% है, वो कम है। सनफ्लावर ऑयल का अगर मार्केट ट्रेंड देखा जाए तो उसमें हम सब जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 3-4 सप्ताह से तनाव लगातार आगे बढ़ रहा है, और अभी ऐसी स्थिति आई है कि दोनों के बीच में वॉर भी हो सकता है। तो वेदर भी कंडीशन भी बहुत ही ख़राब है यूक्रेन में, तो उसके जो 6 पोर्ट है उसमें से एक्सपोर्ट जो है वो बंद किया है यूक्रेन गवर्नमेंट में। ये भी एक डेवलपमेंट है कि सन ऑयल की जो सप्लाई है वो इंडिया में नहीं आ रही है। और जैसे वॉर की सिचुएशन है तो रशियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अपने जो एक इंटरवेंशन फंड है उसमें से सोयाबीन, वीट, ये सभी की जो है वो सप्लाई बंद कर दी है, तो उनका भी इम्पेक्ट आ रहा है। कनोला मार्केट का अगर ट्रेंड देखा जाए तो कनोला मार्केट में भी थोड़ी ऑस्ट्रेलिया का बड़ा क्रॉप आने वाला है, तो उनके हिसाब से थोड़ी गिरावट हमने जनवरी के तीसरे सप्ताह में देखी थी। लेकिन जो पाम का सपोर्ट मिला है, तो जो कनोला फ्यूचर है वो पिछले सप्ताह के अंत में उसमें भी काफ़ी तेज़ी हमको देखने को मिली थी, और ये 2 सप्ताह की ऊंचाई पर जो आईसी कनोला फ्यूचर है, जो विनपिंग का जो उसको हम बेंचमार्क मानते हैं पूरे विश्व का, उसमें भी तेज़ी दिखने को मिली थी। इसका कारण ये है कि कनोला का जो क्रशिंग कनाडा में है वो 22% दिसंबर में कम हुआ था, और अगर अगस्त में नई सीजन शुरू हुई थी, वहाँ से दिसंबर की अगर बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी गिरावट आई थी, क्योंकि हमने देखा है कि कनोला का जो क्रॉप है कनाडा में इस बार
14 सालों की निम्नतम स्तर पर पहुंचा है और काफ़ी 41% कनोला का क्रॉप है वो कनाडा में इस बार कम आया है। 134 लाख टन कैनोला का क्रॉप है वो अगले साल अगर पिछले साल अगर देखा जाए तो 194.8 लाख टन क्रॉप आई थी। ऑस्ट्रेलिया का नया क्रॉप है वो उसके अराइवल्स अभी पिछले 2 सप्ताह से नहीं चालू हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया का जो कनोला क्रॉप है उसका अनुमान है तो उसमें 20 लाख टन ज़्यादा क्रॉप आ सकती है। जो पिछले साल 45.2 लाख टन थी वो इस बार 65 लाख टन का कनोला क्रॉप आने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया है वो कनोला का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडियन मार्केट में अगर बात की जाए तो सरसों की सोइंग है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले सप्ताह में जो डेटा आए थे उसमें अगर देखा जाए तो ऑयल सीड का जो एकरेज है वो 102.04 लाख हेक्टर में हुआ था। वो पिछले साल अगर देखा जाए तो 83.19 लाख हेक्टर में हुआ था। तो ऑयल सीड का जो सोइंग है वो बढ़ रहा है और उसमें से अगर सरसों की बात की जाए तो सरसों का एकरेज है वो 91 पर 2 लाख हेक्टर हुआ है अभी इसी साल में, जो पिछले साल हुआ था 73.10 लाख हेक्टर। तो काफ़ी अच्छी सोइंग हुई है और जो अगर वातावरण की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आगे जाके हमको बहुत बड़ा सरसों का क्रॉप सामने दिख रहा है, लेकिन सरसों की नई अराइवल का जो प्रेशर है वो हमको मार्च में देखने को मिलेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर तेल तिलहन की बात की जाए तो ये बात है हमारी लैंडिंग कॉस्ट। हमारी 70% जो एडिबल ऑयल की ज़रूरत है वो इंपोर्ट से पूरी होती है, इसलिए लैंडेड कॉस्ट जो सभी इंपोर्टेड ऑयल के है वो काफ़ी प्राइस डायरेक्शन के लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत निर्णायक बन जाता है। लैंडिंग कॉस्ट की बात करें तो जो पिछले सप्ताह में सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल में हमें देखी कि इंडोनेशिया का जो डेवलपमेंट हुआ उसकी असर पाम ऑयल में हुई। तो जो हमारे यहाँ आरबीडी पामोलिन का जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी लैंडेड कॉस्ट है वो पिछले सप्ताह में हमने देखी कि पर 10 kg उसमें 70 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर अगले सप्ताह में बात करें तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है आर्बोडिन पामोलिन यानी कि क्रूड पाम ऑयल और आर्बोडिन पामोलिन और सोया डिगम, तो उनके बीच का जो प्राइस डिफरेंस था वो एक सप्ताह पहले करीबन 0 था। ये जो डिफरेंस है वो अगर पिछले सप्ताह में बात करें तो 65 रुपया 10 kg में बढ़ गया, यानी कि पाम ऑयल है वो बहुत ही महंगा हो गया। सोया डिगम है वो सस्ता है, सनफ्लावर ऑयल है वो भी सस्ता है, लेकिन सोया डिगम की अगर बात करें तो अर्जेंटीना ब्राज़ील में अभी नया क्रॉप आने में 1 महीना बाकी है। सनफ्लावर की सप्लाई की अगर बात करें तो यूक्रेन और रसिया में प्रॉब्लम है, सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई जितनी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। और ये जो बात है तो उससे लग रहा है कि जहाँ तक भारत में सरसों की नई सप्लाई नहीं आएगी, ब्राज़ील अर्जेंटीना में नए सोयाबीन क्रॉप की प्रेशर नहीं आएगी और रशिया और यूक्रेन में जो प्रॉब्लम है वो उसमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं होगा कि हमको सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई ज़्यादा मिले, वहाँ तक तेज़ी तेल तिलहन मार्केट की चलती रहेगी। उसमें हमें 2 सप्ताह पहले ऐसे लग रहा था कि उसमें करेक्शन मोड शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइस है वो $90 तक हो चुके हैं तो उसका भी सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ तक तेज़ी है वो लंबी चलती देखने को मिलेगी। और एक लास्ट डेवलपमेंट जो बताना बहुत ज़रूरी है वो है मलेशिया का। मलेशिया में कोरोना के पहले जो 10 लाख वर्कर थे जो पाम प्लांटेशन कंपनी में जो काम कर रहे थे वो इंडोनेशिया वापस चले गए थे 1 साल पहले। उसको वापस आने की जो उम्मीद लगा के जो हम सब लोग बैठे हैं वो वापस आने की कोई गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। तो मलेशिया में पाम प्लांटेशन कंपनी यानी पाम के जो प्लांट है उसमें फ्रूट बेंच है वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए वर्कर अभी नहीं है, तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो भी
करीबन अप्रैल तक हमको देखने के मिलेगी। और पाम का जो पैदावार है पाम ऑयल का, वो लगातार मलेशिया में घट रहा है। जनवरी के फिगर अभी 1-2 दिन में आएंगे, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो उसका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। हमारा बजट कल है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कल एडिबल ऑयल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कोई फ़र्क कर सकती है, ये भी हमें देखने को होगा। तो ये सब बात तेल तिलहन मार्केट के बारे में बस इतना ही आज। अगली बार अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे, तब तक सभी को नमस्कार।